पिछले क्लास में हम लोग दो टर्म के बारे में जाने थे, एक एक्सियोम, दूसरा पोस्टुलेट्स है ना। तो हालांकि उसके पहले वाले क्लास में हम लोग इक्लुइड्स का डेफिनेशन जो 7 उन्होंने दिया था ये भी हम लोग देखे हुए थे, है ना। नहीं, इक्लुइड्स का डेफिनेशन 7 डेफिनेशन था ना, वो भी हम लोग जाने हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग दो अलग अलग टर्म के बारे में जाने थे, पहला था एक्सियोम्स और दूसरा था पोस्टुलेट्स। अब यहाँ पे एक्सियोम्स का भी अलग अलग पार्ट है, हमारा अलग अलग उसका भी हिस्सा है, और पोस्टुलेट्स का भी हमारा अलग अलग पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्लुइड्स के एक्सियोम्स के बारे में, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने इक्लुइड्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्लुइड्स के एक्सियोम्स के बारे में। जिस प्रकार से इन्होंने अपना 7 डेफिनेशन दिया था, उसी प्रकार से इन्होंने 7 अपना एक्सियोम भी दिया है। एक्सियोम मतलब कि एक ऐसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो कि हर एक प्रकार के मैथ पे एप्लीकेबल है ना। और पोस्टुलेट्स क्या था, जो कि केवल यानी कि ज्योमेट्री पे ही केवल एप्लीकेबल है। पोस्टुलेट्स ये था हमारा, लेकिन इक्लुइड हमारा ये एक्सियोम हमारा क्या था, जो कि हर एक मैथ पे वो अप्लाई होता है ना। चलो, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इक्लुइड्स के एक्सियोम्स के बारे में, ठीक ना। और आपको मालूम है एक्सियोम्स क्या था हमारा, एक्सियोम्स हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ एक्सियोम हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना। चलिए, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा इक्लुइड्स एक्सियोम्स। इक्लुइड्स एक्सियोम्स, इक्लुइड्स के आज हम लोग इक्लुइड्स के एक्सियोम्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला बुक, यदि एनसीईआरटी का बुक किसी के पास है तो निकालिए अपना पेज नंबर 81, पेज नंबर 81। चलिए, आपको बताना है इसमें से सबसे पहला वाला एक्सियोम हमारा क्या है। पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 है, उसमें देखिए बोल्ड में लिखा हुआ होगा इक्लुइड्स एक्सियोम्स, है ना। उसके नीचे 7 है। एनसीईआरटी से बताइए, एनसीईआरटी से। एक मिनट एक एक करके एक चले देखिए। अच्छा ठीक है, रहने दो, इसी के पास रहने दो। चलो बताओ, पहला बोलो स्टेटमेंट क्या है। थिंग्स which are equal things which are equal to the same thing are equal to one another। हम लोग एक एक एक्सियोम को यहाँ पे लिखेंगे और उसको समझते हुए भी चलेंगे, ठीक ना। तो ये इक्लुइड्स का सबसे पहला एक्सियोम है जो कि हर एक प्रकार के मैथ पे एप्लीकेबल है ना। देखिए, पहले ही आपको बता देते हैं कि इक्लुइड्स का एक्सियोम आपको इतना आसान लगेगा ना, लगेगा कि इक्लुइड भाई साहब को ये भी नहीं मालूम था क्या, इन्होंने ऐसा दे दिया। देखिए, हालांकि जब इक्लुइड भाई साहब ने ये हम लोगों को दिया थ्योरी ना, तो उस समय पे मैथ उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, उतना ज़्यादा उनको मालूम नहीं था। तो जो उनको खास बात उस समय पे लगा वो उन्होंने बुक में लिख के दे दिया हम लोगों को, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे सामने ये डेली होता है, जब भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं, तो जब मैथ पढ़ेंगे तब ये चीज़ आता है हमारा, तो हमको एक आदत हो गया है, हमको लग गया है कि यार ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। लेकिन इक्लुइड्स को उस समय पे ये बहुत ही बड़ा चीज़ लगा होगा, बहुत ही हार्ड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगा होगा, इसलिए उन्होंने बुक में लिख के दे दिया। बिल्कुल यूनिक लगा होगा। आज हम लोग जानते हैं ना, अरे कितना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम लोगों को आदत हो गया, बार बार डेली लाइफ में हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं। इनको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, इनको थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं, ये ऐसा चीज़ मेरे सामने आ गया है जो कि लोगों के सामने जाना चाहिए, तो इन्होंने लिख दिया। चलिए, तो सबसे पहला इसका इक्लुइड क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकता है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है समझेंगे हम लोग, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 जो है ना वो 2 के बराबर है। मान लो 1 जो है ना हमारा वो 2 के बराबर है, और 3 जो है ना वो भी हमारा 2 के बराबर है। मान लो सपोज करो अभी
सपोज करो कि 1 जो है ना वो 2 के बराबर है और 3 भी हमारा 2 के बराबर है, सपोज करो फिलहाल, ठीक है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि दो अलग अलग चीज है ना, और ये दोनों इक्वल है किसके, एक ही चीज के, सेम थिंग के इक्वल है। तो क्या अब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, थिंग्स, थिंग्स किसको कहा है, इन दोनों को, ये देखो यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है तो एक से ज्यादा, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो ये भी 2 के बराबर है और 3 भी हमारा 2 के बराबर ही है, आर इक्वल टू वन अनदर, जब ये दोनों हमारा 2 के बराबर बराबर है तो क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल हुआ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हम कह रहे हैं कि 1 जो है ना हमारा 50 डिग्री है मान लो, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी कितना होगा हमारा, ये भी हमारा 50 डिग्री होगा ना, और चूंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो ये भी कितना होगा हमारा 50 डिग्री होगा, और हम कहे हैं ऑलरेडी कि ये दोनों भी हमारा क्या आपस में इक्वल है, तो ये 50 तो ये भी कितना 50, सिंपल। तो क्या अब जरा घूम फिर के देखो तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गया, क्या हो गया, कितना सिंपल सा बात था। ये आज हम लोगों को लग रहा है ना सिंपल, लेकिन यूक्लिड को लगाओ नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है, इसको लिख देना चाहिए बुक में ताकि आने वाला जनरेशन इसको पढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि ये दोनों 1 बराबर है 2 के और 3 भी बराबर है 2 के, है ना। तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये एग्जांपल के तहत हम लोग इसको समझ लिए, क्या कोई डाउट इसमें। अब ये तो हम लोग लगभग अपने मैथ में करते ही हैं, हर बार करते हैं इसको मैथ में हम लोग, जब ट्रायंगल, लाइन्स एंड एंगल्स इस प्रकार के सवालों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एंगल 1 2 के बराबर होता है और एंगल 3 भी मान लो 2 के बराबर है तो 1 और 3 दोनों इक्वल होता है हमारा, है ना। चलो इसमें कोई डाउट, अब आगे बढ़े। चलो इसके बाद फिर हमारा आता है सेकेंड एक्सियोम, क्या है सेकेंड एक्सियोम बताइए क्या, इफ, आराम से, इफ इक्वल्स are added to equals, comma, the wholes are equal। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये भी बड़ा पेचीदा सा स्टेटमेंट लग रहा है ना, समझते हैं इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि दो चीज होगा जो कि ऑलरेडी पहले से इक्वल है, जो कि ऑलरेडी पहले से इक्वल है। चलो मान लो यहाँ पे हमारे पास 50 है और यहाँ पे भी हमारे पास 50 है, तो दोनों क्या आपस में इक्वल है ना, और दोनों तरफ आपको इक्वल ऐड करना है, इक्वल ऐड करना है। चलिए मान लीजिए कि आप इधर 20 ऐड कर दीजिए और इधर भी आप 20 ऐड कर दीजिए, देखो दोनों इक्वल ऐड करना है, तो क्या इन दोनों का जो होल होगा हमारा सम, क्या वो भी इक्वल होगा क्या, बिल्कुल 70 बराबर 70, यही स्टेटमेंट तो कहा है इसमें, यही कहा है ना, क्या कहा है देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर एडेड, तो 20 और 20 हमारा क्या था, इक्वल ही तो है, दोनों सेम ही तो है। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे किस में, टू इक्वल्स, तो इन दोनों के इक्वल में जब हम लोग इक्वल को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये कितना आसान सा बात लग रहा है ना। फिर क्यों दिया होगा यूक्लिड ने इस चीज को, उस समय पे ये बहुत बड़ा बात रहा होगा, है ना, लेकिन हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोगों के लिए आम बात हो गया है, ठीक ना। जो कितने बड़े मैथमेटिशियन हैं यूक्लिड्स, तो इन्होंने ये थ्योरी दे दिया तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आ गया ये वाला बात, इसमें कोई डाउट अब, चल। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा हो गया, तीसरा बताइए क्या है, एक मिनट, इफ equals are subtracted from equals, comma, the remainder are equal,
जो हमारा सेकेंड वाला था उसी का अपोजिट है ये, बस इसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एक। चलो मान लो हमारे पास यहाँ पे 80 है और यहाँ पे भी हमारे पास 80 है और दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना, और दोनों तरफ इक्वल माइनस कर दीजिए। चलिए मान लीजिए आप इधर भी 30 माइनस कर रहे हैं और इधर भी आप 30 माइनस कर रहे हैं, रिजल्ट आपका 50 बराबर 50। कितना सिंपल तो है ये वाला बात, है ना। तो इक्वलेट भाई साहब थोड़ा सा हम लोगों को आसान करके दे दिए हैं, हालांकि ये इतना आसान नहीं है, आसान आपको देखने में लग रहा है ना, जब एग्जाम में पूछता है ना तो हालत खराब हो जाता है। कैसे कैसे पूछेगा, जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है इस चैप्टर का वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा एग्जाम नंबर 3। चलिए एग्जाम नंबर 4, थिंग्स विच COIN, अच्छा डायरेक्ट बोले ना कोइंसाइड, थिंग्स विच कोइंसाइड with one another are equal to one another। क्या लिखा हुआ है देखिए इस चीज को ध्यान से, यहाँ पे ध्यान इधर, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, मतलब क्या हुआ। चलिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक सर्किल है और यहाँ पे भी आपके पास एक सर्किल है, ठीक है ना। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास दो सर्किल है और जब आप इस सर्किल को उठा के इस सर्किल के ऊपर रखते हैं तो बिल्कुल जो है ना आपको ये वाला दिखाई नहीं पड़ता है, कोइंसाइड हो जाता है, यानी कि ढक जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप कभी एक सिक्का दूसरे सिक्का के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल एकदम सेम सिक्का होना चाहिए, जब आप सिक्के के ऊपर सिक्के को रखेंगे ना और जब उसको आप ऐसे देखेंगे ना तो पीछे वाला नहीं दिखेगा आपको, मतलब क्या हुआ, पहला वाला दूसरे वाले को पूरी तरीके से ढक लिया। इसमें भी कुछ होगा ऐसा ही। जैसे एग्जांपल यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यदि हमारे पास मेरा दो ये हाथ है, तो यदि इस प्रकार का है ना, तो क्या पीछे वाला हाथ मेरा दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा ना। हाँ हो सकता है हल्का फल्का आपको दिखे, कैमरा की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्या बिल्कुल पूरी तरीके से कोइंसाइड है कि नहीं है ना। क्या दिख रहा है आपको पीछे वाला मेरा हाथ, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का साइज क्या है, सेम है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब एक सर्किल हमारा इस पे रखेंगे तो कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से ढक लेगा। अब जब दूसरा सर्किल रखेंगे ना, दूसरा सर्किल जब रखेंगे तो वो भी इसको ढक लेगा, वो भी इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा क्या, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यदि ये वाला सर्किल हमारा इसको ढक ले रहा है और ये वाला भी इसको ढक ले रहा है तो तीनों आपस में क्या हुआ, इक्वल हुआ। लेकिन हमको तीनों से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको केवल इन दोनों से मतलब है ना। तो जब ये भी इसको ढक ले रहा है और ये वाला भी इसको ढक ले रहा है तो मतलब कि तीनों का साइज बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही था हमारा एक्सियोम नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सियोम नंबर 5 क्या है बताइए, एक मिनट, 4 हो गया, 5 क्या लिखा हुआ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो बड़ा बच्चा सा स्टेटमेंट है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब क्या, पूरा। पार्ट का मतलब क्या, उसका छोटा सा हिस्सा। तो छोटे वाले हिस्से से हमेशा पूरा वाला बड़ा होगा ना। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास एक पिज्जा हो, चलिए पिज्जा ही सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि उसमें से स्लाइस बनता है हमारा, है ना, अलग अलग टुकड़ा हम लोग उससे से निकालते हैं। यदि ये हमारा एक पिज्जा का टुकड़ा है, लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी हाँ चलिए, पिज्जा यदि मान लीजिए यदि ये हमारा है इसमें, तो इसमें अलग अलग हमारा क्या निकलता है, स्लाइस निकलता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार का निकलता है ना। अब जब आप एक स्लाइस को निकाल देंगे कुछ इस प्रकार का हमारे सामने आएगा ना, एक स्लाइस हमारा कुछ इस प्रकार का आएगा। तो बताइए, चलिए मान लीजिए कि हम लोग यहीं से इसको निकाल लिए निकाल लिए इसको, तो बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो पार्ट से हमेशा जो होल होगा वो बड़ा होगा, ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात था। चलो
इसमें कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर क्या है बताइए? 5 हो गया। 6 नंबर, थिंग्स which are double of the same things are equal to one another, are equal to one another। देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। एक कोई चीज होगा उसका आप डबल कर दीजिए, है ना? एक कोई चीज होगा उसका डबल कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक चीज है 1, इसका आप डबल कर दीजिए, यानी कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। हो गया ना? अब जरा स्टेटमेंट पे फिर से गौर कीजिए। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक बार और आपको इसको करना पड़ेगा डबल, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है थिंग्स डबल, यानी कि 2 बार। थिंग्स का मतलब क्या? एक से ज्यादा ना। तो जब हम लोग यहाँ पे एक को डबल कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। अब जब हम लोग इसको सेम चीज को फिर से डबल करेंगे, सेम चीज को फिर से डबल करेंगे, तो जो फिर हमारा आंसर आएगा ना, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। वही लिखा हुआ है कि थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स माने कि ये विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, डबल कर देंगे सेम थिंग का, यानी कि 1 1 का जब हम लोग डबल कर देंगे आर इक्वल टू वन अनदर, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई। तो ये था हमारा कि थिंग्स, यानी कि ये 1 1 का बात कर रहा है यहाँ पे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी कि हम लोग जब इसी को 1 1 को ही जब हम लोग डबल कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा सेम होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा 7 का स्टेटमेंट। चलिए एक बार पढ़ के बताइए हमको। हाफ of the same things are equal to one another। बस ठीक है। चलिए तो 7 का हमको क्या करना है? यहाँ पे डबल के जगह पर केवल हाफ कर देना है ना। चलिए तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स are equal to one another। HALVES, HALVES। युवराज तुम गलत बताते हो। चलो ठीक है, नहीं हाफ और हाफ्स में डिफरेंस है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बस इसी का जैसा है, अब हाफ कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसका आप हाफ कर दीजिए, आपको मालूम है रिजल्ट 0.5 आएगा, है ना? एक बार फिर से इसको सेम थिंग्स को आप फिर से हाफ कीजिए, इसका भी रिजल्ट हमारा 0.5 आएगा, दोनों सेम है हमारा, है ना? वही लिखा हुआ था कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, यानी कि सेम थिंग हमारा क्या था? 1 1। इन दोनों का जब हाफ कर देंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा? हाफ होगा, यानी कि दोनों का सेम होगा रिजल्ट हमारा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आपको यहाँ से लग गया होगा कि कितना आसान सा बात लिखा है एक्लुइड्स ने, है ना? ये आसान बात हमारे लिए है, आपके लिए है, लेकिन उस समय के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, है ना? और ये ऐसे स्टेटमेंट है ना जो कि हर जगह पे लागू होता है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ का कोई भी मैथमेटिक्स हो, हर जगह पे ये एप्लीकेबल है। और ये ऐसा मैथमेटिक्स है और ये ऐसा स्टेटमेंट है कि जिनको कि प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब यदि क्या आप कहने जाएंगे क्या कि 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आएगा, इसमें प्रूफ का क्या ज़रूरत है भाई? इसको डिवाइड करके आप देख लीजिए, है ना? इसीलिए कहा गया है कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स जो एक्लुइड्स ने दिया है उसमें एक प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एकदम प्रूफलेस है ना? उसको आपको चुपचाप मान लेना है,
सवाल जवाब आप उसमें नहीं कर सकते, नहीं तो फिर थपड़िया जाइएगा। समझ गए? चलिए खैर, समझ में आ गया ये चीज़। तो ये था हमारा एक्लुइड्स का एक्सियोम्स, जो कि हमारे लिए तो बेहद आसान है, लेकिन इन भाई साहब के लिए कुछ समय के लिए ये हार्ड लगा होगा। चलिए, इसमें कोई डाउट अब? इसके बाद फिर हमारा है एक्लुइड्स का पोस्टुलेट्स, जो कि 5 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया था, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि केवल और केवल ज्योमेट्री में ही लागू होता है। कहाँ पे? केवल और केवल ज्योमेट्री में लागू होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ना अब? चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट, हालांकि ये तो आपके बुक में भी है, सेम चीज़ है ना? चलो, पेज नंबर 81 एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।